हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। क्लास 11th का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज़, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट्स की वैल्यू में कमी आना। क्या होती हैं फिक्स असेट? जैसे हमारी मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग, ये सारी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं। इसमें हमेशा वैल्यू में कमी आती ही आती है। और फिर इवन इसका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद ये एकदम एक्सपायरी हो जाता है, यानी कि हमें उस मशीनरी को या उस फिक्स एसेट को हमें रिप्लेस करना पड़ता है। हर फिक्स एसेट का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं डेप्रिसिएशन की एक डेफिनेशन। डेप्रिसिएशन इज़ अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज। किसी भी रीज़न की वजह से वैल्यू ऑफ एसेट में कमी आती है और उसके बाद उसका लाइफ स्पैन ख़त्म ही हो जाता है। तो वो धीरे धीरे जो कमी आती है उस डिक्रीज्ड को जो फॉल होता है, दैट इज़, जो डिक्लाइन होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के फीचर्स हैं। डेप्रिसिएशन इज़ अ डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड। लैंड को हम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि मोस्टली प्लॉट वगैरह होते हैं वो हमेशा वैल्यू में मतलब इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ नहीं होता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जहाँ पर उसकी वैल्यू में कमी आए, बट अभी हम यहाँ पर यही मान के चलेंगे कि लैंड को छोड़ के बाकी असेट्स में, फिक्स असेट्स में कमी आती है, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सच फॉल इज़ अ परमानेंट नेचर। ये जो फॉल होता है ये परमानेंट नेचर होता है, इसको हम ओरिजिनल तक नहीं लेके आ सकते, राइट। अब हम जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इवन हमने जब एक बार उसको 1 महीने बाद वो हम उसको उसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू में नहीं लेके आ पाएंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ए ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ असेट्स विल डिक्लाइन आइदर बाय देयर कॉन्स्टेंट यूज़ और ऑब्सोलेंस ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम। या तो कांस्टेंट यूज़ की वजह से या वो एक टाइम पीरियड की वजह से उसमें कमी आती ही आती है। डेप्रिसिएशन इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट। अगर हम ऐसा मतलब डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये नहीं कि हम असेट की वैल्यूएशन कर रहे हैं, बट प्रोसेस ऑफ द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन असेट टू इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ। लेकिन हाँ, ये हमें जरूर पता चलता है कि असेट की क्या कॉस्ट रहेगी एक लाइफ टाइम के एक पीरियड के बाद, ठीक है। डिक्रीजेज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द असेट, नॉट द मार्केट वैल्यू। अगर हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम बुक वैल्यू पर करते हैं, नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू। इट इज़ द टर्म डेप्रिसिएशन यूज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। हम इसमें टेंजिबल फिक्स एसेट की बात करेंगे। ये वेस्टिंग एसेट जैसे कि माइंस, ऑयल वेल्स, इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। हम डेप्रिसिएशन को अपने अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं और असेट की वैल्यू में हम कमी करके भी दिखाते हैं, लेकिन ये एक नॉन कैश आइटम होता है, ठीक है। ये इसमें कुछ कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, बट स्टिल हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं और अपने अकाउंट्स में दिखाते भी हैं। दिस इज़ अ नॉन कैश आइटम जस्ट बिकॉज कि उतने फंड्स जितना हम डेप्रिसिएशन 5 साल अगर हमारी मशीनरी हमारे पास है तो 5 साल तक उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहते हैं और 5 साल बाद उतना एक अमाउंट हमारे पास फ़ंड रेडी हो जाता है जो हमने प्रॉफिट में से माइनस करके दिखा दिया था, क्योंकि डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ असेट में कमी कर रहा है तो दैट इज़ द लॉस टू द फर्म, और हम उसको एज अ लॉस दिखाते हैं, एज अ एक्सपेंस दिखाते हैं इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कुछ जितना टाइम हम मशीनरी यूज़ करते हैं उसकी लाइफ स्पैन के बाद हमारे पास उतना फ़ंड पता चल जाता है कि इतना फ़ंड हमने मशीनरी के लिए हमारे पास साइड में है, राइट। और उसके बाद हम उसको रिप्लेस करने में हमें आसानी रहेगी, क्योंकि जो मशीनरी हम यूज़ कर रहे थे वो एक लाइफ स्पैन के बाद एक उसका स्पैन ऑफ जो लाइफ होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो उसके बाद वो हमें रिप्लेस करना ही पड़ता है, वो एसेट ही ख़त्म हो जाता है। आई मीन उससे प्रोडक्शन करना या वो उतना यूज़फुल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हमने इसके फीचर्स पढ़े हैं। और डेप्रिसिएशन क्या हो सकता है? कांस्टेंट यूज़ की वजह से, कुछ टाइम के बाद की वजह से। कुछ लीगल राइट्स भी होते हैं जैसे कि दीज आर द सर्टेन एसेट्स विच हैज़ अ डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ, जैसे कि लीज, ठीक है। अब बाय एब्सोलेंस, जैसे हम कोई टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो गया, कोई नया इन्वेंशन आ रहा है तो फिर पुराने, जैसे हमने पुराने टीवी वगैरह, हर दिन मार्केट में नए काइंड ऑफ कुछ ना कुछ
अवेलेबल हो रहा है, तो पुराना जो होता है वो एक्सपायरी हो जाता है, वो आउटडेटेड हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, डिप्लीशन हो सकता है बाय परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ प्राइस, वैल्यू इन मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हमें क्यों नीड पड़ती है, क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन की अगर हम कैलकुलेशन करके अपने अकाउंट्स में दिखाएंगे तो वी विल गेट टू नो द करेक्ट प्रॉफिट्स। ठीक है ना, ट्रू प्रॉफिट्स और लॉस, प्रॉफिट या लॉस है वो बिल्कुल सही सही पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारा बिजनेस, क्योंकि हम देखो अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम सारे खर्चे देखते हैं, हम सारे इनकम देखते हैं, तो जो हम मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो ये रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो कमी आ रही है वो भी एक लॉस है। ठीक है ना, वो भी एक एक्सपेंस है, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं। और प्रॉफिट्स बिल्कुल सही सही एंड ऑफ द ईयर हमें बिल्कुल सही सही फर्म के प्रॉफिट्स पता चल जाते हैं। ठीक है, फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, इससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि हम जो असेट ओन कर रहे हैं वो उसकी क्या सही वैल्यू है वो पता चल जाती है, राइट, कुछ टाइम के बाद। तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो इससे हमारी पोजीशन पता चलती है, क्योंकि हमारे पास जो असेट्स हैं वही हम हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ से हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो असेट की वैल्यू अगर कम होती रहेगी, हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, तो हम उतनी सही पोजीशन अपनी नहीं बता पाएंगे, राइट, नहीं बना पाएंगे। टू असर्टेन द एक्यूरेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन, जैसे हम अगर हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है, प्रोडक्शन के समय पर मशीनरी की जो वैल्यू में कमी आ रही है, जैसे मशीन को आपको पता है ऑयलिंग करने की नीड पड़ती है, तो उसके बाद भी फिर भी बहुत टाइम बाद उसको क्या रहता है, वो उतनी सही नहीं रहती है। ठीक है ना, तो हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये भी खर्चा है जो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और एक टाइम के बाद मतलब ये भी हमारा खर्चा आ जाएगा। तो लेकिन करेंटली जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, जो हम कस्टमर से चार्ज कर सकें, क्योंकि हमें सेल प्राइस अगर किसी कमोडिटी का अगर हमने डिसाइड करना है तो उसके लिए पहले हमें सही सही कॉस्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, वही मैंने आपको बताया कि हमें असेट्स को रिप्लेस करने का एक फ़ंड मिल जाता है। वैसे तो ये नॉन कैश आइटम है, लेकिन हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम इसको दिखाते हैं, एवरी ईयर दिखाते हैं। तो उसके बाद वो फ़ंड जो है हमारा साइड में होता चला जाता है, और उसके बाद वो फ़ंड हमारे पास अवेलेबल हो जाता है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स एसेट। टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, और वैसे भी हमें जैसे कि डेप्रिसिएशन अगर चार्ज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखाएगा वो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा एक्चुअल प्रॉफिट से। ठीक है ना, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट क्या मतलब, जो ये ज़्यादा दिखाएगा वो पार्टनर, वो प्रोप्राइटर ले लेगा। ठीक है ना, और फिर वो शेयर होल्डर्स में बांट भी देगा। तो इससे जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सही नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से हमें जो डेप्रिसिएशन के लिए हमें जो साइड में मनी रखना था वो भी हमारे पास अब अवेलेबल नहीं रहेगा, और गलत वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, हमें प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमें ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के एक्सपेंसेस को भी हमने साइड में निकाल के रखना है, और एक्चुअल प्रॉफिट्स में से हम डिविडेंड प्रोवाइड कर पाएंगे टू द शेयर होल्डर्स, राइट। फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ऑब्वियसली अगर हम प्रॉफिट हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे तो प्रॉफिट हमें ज़्यादा दिखाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट पे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्प्लॉयज़ में डिमांड एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड बोनस, इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन एक्स्ट्रा वेजेस, इट मे लीड टू इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन दैट टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर सकते हैं, राइट। Okay, there are some methods for the calculation of depreciation, but in your class हमारे सिलेबस में there will be जो दो मेन हमें करने पड़ेंगे। एक 8 मेथड्स हैं हमारी बुक में, बट हमारे जो सिलेबस में हैं वो पहले फर्स्ट 2 मेथड्स ही हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। वैसे इसमें एन्युटी मेथड है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, रीवैल्यूएशन मेथड है, डिप्लीशन मेथड है, मशीनरी आर रेट मेथड है, बट हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, देखो नाम से पता चल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन यानी कि हर साल हमने अपनी असेट के ऊपर स्ट्रेट यानी कि सेम अमाउंट से ही माइनस करते रहना है। ठीक है, अगर हमारी कोई मशीनरी 5 साल तक के लिए है तो 5 साल में उसका जो
वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन की वो रहेगी अमाउंट रहेगा वो सेम रहेगा। हम जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट है उसी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और वो हर साल माइनस होता चला जाएगा। इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम हर साल सेम ही माइनस करते हैं, ठीक है। इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ईयरली डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, पहले तो हम देखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट क्या है हमारी एसेट की। स्ट्रेट लाइन मेथड में ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। इससे हमें एवरी ईयर की डेप्रिसिएशन पता चल जाती है। और अगर हमें परसेंटेज दिया होता है क्वेश्चन में तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अब ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें तो हमें परसेंटेज नहीं दे रखा है, हम वो भी निकाल सकते हैं। बट इसमें क्वेश्चन में क्या है, 1 अप्रैल 2015 को अतुल ग्लास लिमिटेड ने मशीनरी ख़रीदा है 90,000 का, 6,000 रुपये इसके कैरेज पर खर्च किए हैं, 4,000 फॉर इट्स इरेक्शन। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड द इफेक्टिव लाइफ जो इसका रहेगा वो 10 साल रहेगा, और 10 साल के बाद इसकी क्या स्क्रैप वैल्यू रहेगी 20,000, ठीक है। हमें मशीन अकाउंट बनाना है एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 साल का, और डेप्रिसिएशन जो हमें प्रोवाइड करनी है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन हम जैसे इसमें गिवन नहीं है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हम इसमें ईयरली डेप्रिसिएशन का, एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है, अभी हमने देखा था कॉस्ट ऑफ द एसेट की कॉस्ट क्या रहेगी, 90,000 रुपये की खरीदी थी, 6,000 रुपये इसके कैरेज पे थे, 4,000 रुपये इसके इरेक्शन पे, यानी कि 1 लाख, ठीक है। इसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है 20,000 जो हम माइनस कर देंगे अपॉन 10, तो 8,000 पर ईयर रहेगी एनुअल। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपॉन टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, तो 8% से, यानी कि हमें 1 लाख के ऊपर 8% से हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ये मशीन अकाउंट है, हमारी मशीनरी टू बैंक अकाउंट 90,000, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस जो है 6,000 और 4,000 के जो खर्चे, यानी कि टोटल 1 लाख की हमारी मशीनरी थी, और 1 लाख के ऊपर हमने 8% कैलकुलेट किया तो 8,000। अब 8,000 माइनस करने के बाद यहाँ पर बैलेंस आ गया 92,000, ये हमारा नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। 31 मार्च 2016 है ना, 1 अप्रैल 2016, 92,000 हमारी वैल्यू है मशीन की। इसमें से फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस करेंगे 8,000 की, अब हमारी जो मशीन की वैल्यू रह जाएगी 84,000 फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र, फिर इसमें से हम 8,000 रुपये माइनस करेंगे अगले साल की डेप्रिसिएशन का एंड ऑफ द ईयर, तो वो हमारा 76,000। तो अब क्या देख रहे हैं कि हर साल 8,000 8,000 8,000 8,000 यानी कि हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम है, इसलिए हम इसको सेम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो अब 4 साल के बाद हमारी मशीन की वैल्यू क्या रहेगी 68,000, ठीक है। ये हमें हमेशा एंड ऑफ द ईयर निकालते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना, तो 31 मार्च को यानी कि एंड ऑफ द ईयर में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात करें तो हम सिर्फ उसमें डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, टू मशीन अकाउंट 8,000, फिर उसके बाद बाय स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ से बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 8,000 8,000, हर साल हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें हम सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे बैक एक्सरसाइज से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब अनसॉल्व एक्सरसाइज से करेंगे, ठीक है। तो